हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे, जिसके अंदर हमें सर्च वारंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं या फिर सर्च वारंट के रिगार्डिंग बताया गया है। इससे पहले हमने सेक्शन 91 और सेक्शन 92 को समझा था, जो कि हमें ये बताता है कि कब जब किसी थिंग्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें कब कोर्ट किस तरीके से सम्मन्स इशू कर सकती है उस थिंग्स को या फिर उस प्रोड्यूस को और उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब यहाँ पे बताता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वो सम्मन इशू किए गए, उसको वो फॉलो नहीं करता, तो वो तो मतलब सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा, वो अलग बात है। लेकिन अब किस तरीके से कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे कोर्ट के अंदर लेके आएगी, तो सेक्शन 93 इसी चीज के बारे में बताता है। तो सेक्शन 93 जो है सेक्शन 91 और सेक्शन 92 से रिलेट करता है। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने सेक्शन 91 और सेक्शन 92 को डिटेल में समझा था। तो हम अब इस सेक्शन को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम साथ साथ रीड करेंगे और मीनिंग को इंटरप्रेट करते जाएंगे कि क्या मीनिंग दिया गया है। तो सेक्शन 93 को रीड करें तो वो बोलता है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। अब देखिए सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया गया कि कब सर्च वारंट इशू किए जा सकते हैं, मे वर्ड यूज किया गया। तो मे का मतलब क्या होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जब कोर्ट सर्च वारंट इशू कर रहा है तो कोर्ट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे उसकी ये डिस्क्रिशन होती है, वो कंडीशंस को सर्कमस्टांसेस को देखेगा, उसको लगता है कि सर्च वारंट इशू करने चाहिए तभी वो सर्च वारंट इशू करेगा, अदरवाइज वो सर्च वारंट इशू नहीं करेगा। अगर यहाँ पे वर्ड शेल यूज होता तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे उन्होंने मे वर्ड यूज कर दिया, तो इसका मतलब कि जो जज है वो अपनी जुडिशियल माइंड को यूज कर रहा है, उसके बाद वो सर्च वारंट को इशू कर रहा है। अब इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, उसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या बोलता है कि वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कि जहां पे भी कोर्ट के पास ये रीजन है इस चीज को बिलीव करने का कि जिस भी व्यक्ति को टू whom a summons और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91, की जिसको भी सेक्शन 91 के हिसाब से सम्मन्स भेजे गए थे या फिर ऑर्डर किया गया था, या फिर और रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 हैज बीन और माइट बी एड्रेस्ड, कि जिसको भी सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 के हिसाब से रिक्विजिशन की गई थी, वही उससे मांगा गया था, एड्रेस विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, कि जिससे भी वो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और थिंग्स इज रिक्वायर्ड बाय सच सम्मन्स और रिक्विजिशंस, या जो भी चीजें मंगाई गई थी उस सम्मन से रिक्विजिशन के द्वारा वो उसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। फिर बी बोलता है वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, या फिर कोर्ट को पता ही नहीं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो थिंग्स है वो किस पर्सन के पोजीशन में, तब भी सर्च वारंट इशू किए जा सकते हैं। Where the court consider that the purpose of any inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by the general search or inspection, it may issue search warrant। कि अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, जनरल इंस्पेक्शन कर रहा है, वो स्पेसिफिकली किसी चीज की इंस्पेक्शन नहीं कर रहा, जाके वो जनरली उसको सर्च करेगा, तो इस तरीके से उसको इशू किया जा सकता है। क्या बोलते हैं कि where the court consider that the purpose of any inquiry, कि किसी भी इंक्वायरी के पर्पस के लिए या फिर ट्रायल के लिए या फिर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है जो इस कोड के हिसाब से, विल बी सर्व बाय द जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, की वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है कि उस चीज के लिए कोई जनरल सर्च या फिर कोई इंस्पेक्शन करी जाए, इट मे इशू अ सर्च वारंट, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज हुआ, इट मे इशू, मतलब कि कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड, तो जिस भी पर्सन को उस वारंट के अंदर बोला जा रहा है कि भाई जो भी जाके सर्च करेगा, may search or inspect in accordance therewith and the provision herein after contained, तो फिर वो उस हिसाब से जाके सर्च कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, जो भी अभी आगे हम प्रोविजन पढ़ेंगे इसके अंदर उसके हिसाब से। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट, अब कोर्ट को अगर ठीक लगता है, स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयरऑफ टू विच ओनली सर्च और इंस्पेक्शन शेल एक्सटेंड, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि किस पार्ट के अंदर या किस प्लेस के अंदर जाके सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है, तो उस चीज को भी पर्टिकुलरली मेंशन कर सकता है। एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शेल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड, तो जिस भी पर्सन को वो वारंट दिए गए हैं वो फिर सिर्फ उसी जगह को, उसी पार्ट को जाके इंस्पेक्ट या फिर सर्च करेगा। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट, कि इस सेक्शन के अंदर जो भी दिया गया है वो किसी मजिस्ट्रेट को ऑथराइज नहीं कर रहा, लेकिन किसको कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम को, किस चीज के लिए, टू ग्रांट अ वारंट फॉर सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, की वो वारंट इशू कर सकता है किसी सर्च करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को
या किसी पार्सल को या फिर कोई और चीज जो कि किसकी कस्टडी के अंदर है, किसी पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर है। तो यहाँ पे जो डीएम है या फिर जो सीजीएम है उसके पास ये पावर है कि वो उनको भी सर्च वारंट इशू कर सकता है। फिर अगर हमारे सेक्शन 94 के ऊपर, वो हमें किस बारे में बताता है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, की ऐसी कोई जगह जहां पे कोर्ट को लगता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई है या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट रखे गए हैं या फिर कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड चीज रखी गई है जो कि हमारे लॉ के अंदर मना की गई है, तो ऐसी जगह को सर्च करने के लिए भी कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। तो सबसे पहले क्या बोलता है सबसेक्शन 1 के अंदर, इफ डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो 3 लोग बताए गए हैं, कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी, कि जब उसको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और ऐसी कोई इंक्वायरी करने के बाद जो भी उसको ठीक लगती है कि पहले मुझे ये चीज की इंक्वायरी कर लेनी चाहिए इन तीनों व्यक्तियों में से किसी को भी, हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट, कि कोई भी जगह किस चीज के लिए यूज हुई है, डिपॉजिट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, किस चीज को, किसी स्टॉलन प्रॉपर्टी को, या फिर और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, या फिर कोई ऐसे आर्टिकल जो कि ऑब्जेक्शनल है उनको सेल या फिर डिपॉजिट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज हुई है, कोई स्पेस यूज हुआ है, टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, जिसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई कर रहा है, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may be warrant authorize any police officer above the rank of a constable। तो फिर ये जो तीनों व्यक्ति हैं, जो डीएम है, एसडीएम है या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो किसी भी ऑफिसर को अथोराइज कर सकता है उस प्लेस को सर्च करने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर जो है किस रैंक से अबव होना चाहिए, कांस्टेबल की रैंक से अबव होना चाहिए। किस चीज के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं आप, इसके अंदर क्या क्या डायरेक्शंस होंगी, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, की वो उस जगह पे, जो भी जगह बोली जा रही है जहां पे भी उनको लग रहा है कि ये चीजें डिपॉजिटेड है, कि उस जगह पे वो घुस जाएं, और जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए ऐसी जगह में घुसने के लिए, तो वो जो भी रिक्वायर्ड है वो ले ले असिस्टेंस अपनी। सेकंड बोलता है टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, और फिर उस जगह को सर्च करें जैसे वारंट के अंदर मेंशन किया उसी तरीके से उस जगह को मेंशन सर्च करें। टू टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल, फिर कोई भी वहां पे जो सामान मिलता है, कोई भी आर्टिकल मिलता है, कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, उसको अपने पोजीशन के अंदर ले लें। देयरइन फाउंड व्हिच इज रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, जो भी लगती है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी है उस जगह की, टू व्हिच दिस सेक्शन अप्लाइज, जिसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बोलता है चौथी चीज, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, अब उसको अपने पोजीशन में ले लिया तो अब उसको किसके सामने लेके आया जाए, जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने कन्वे किया जाए। और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, या फिर उस प्रॉपर्टी को उसी जगह पे गार्ड किया जाए जब तक कि वो जो ऑफेंडर है, जिसने भी वो चीज, वो जो भी कर रहा था इस ऑफेंस को, वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाता। और अदरवाइज टू डिपोज ऑफ इट द सेम प्लेस ऑफ सेफ्टी, या फिर उसको सेम प्लेस के ऊपर डिपोज कर दे उसकी सेफ्टी के लिए। फिर ई बताता है टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, फिर ये भी इसको डायरेक्शन दी जाएगी कि अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसको कस्टडी में ले लिया जाए और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रीवी टू द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल, की जो भी उस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, उस चीज को बेचने में, डिपॉजिट करने में, ऐसा कोई भी व्यक्ति था तो उसको कस्टडी में लेके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। नोइंग और हैविंग रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी और एज केस में बी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू व्हिच दिस सेक्शन अप्लाइज। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसेक्शन 2 के ऊपर आते हैं, द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू व्हिच दिस सेक्शन अप्लाइज। अब ये बता रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स है। एक तो स्टोलन प्रॉपर्टी होगी, वो तो हमें पता ही है क्या होती है। अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या है, जो अभी तक ये बोल रहा था, तो वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल स्पेसिफिकली बता रखे हैं कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले काउंटरफिट कॉइन्स, की कोई भी जो काउंटरफिट कॉइन्स होते हैं एकदम कॉपी करके बनाए जा रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्शनेबल क्लेम के ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेंशन विद द मेटल टोकन एक्ट, की कोई भी आप मेटल्स की चीजें बना रहे हो जो मेटल टोकन एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड की गई हैं। काउंटरफिट करेंसी नोट्स बना रहे हो आप नकली, या स्टैम्प्स बना रहे हो नकली। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, कोई भी नकली डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आधार कार्ड बना रहे हो, पैन कार्ड बना रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नकली बना रहे हो। फॉल्स सील्स बना रहे हो, वहां पे बैठ के आप किसी की भी कॉपी कर रहे हो। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट रेफर्ड इन सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी की, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल्स मेंशन्ड इन क्लॉज A2F, या फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी सेक्शन A2, जो आर्टिकल A2F के अंदर भी हमने पढ़े उसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो ऐसे कोई भी चीजें होंगी तो क्या कहलाएंगी,
ऑब्जेक्शनेबल क्लेम कहलाएंगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 95 के ऊपर, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरबिडेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, की कोई भी चीज इनके लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस, अच्छा कि ये पावर दे रहा है कि सर्टेन पब्लिकेशंस को फॉरफिट करने के लिए। अब कब ऐसा कर सकते हैं तो ये बताता है, वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, की कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बुक, ठीक है, वो क्या है, वेयर एवर प्रिंटर्स अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, की जहां पे भी वो प्रिंट हो रही है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, कि उसके अंदर जो भी चीज पब्लिश हो रही है ना वो ऐसी चीज है जो कि पनिशेबल है आईपीसी के अंदर। कौन कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 124 के अंदर, 153A, 153B, 292, 293 और सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो ऐसी कोई भी चीज अगर उसके अंदर पब्लिश हो रही है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी बुक है, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और उसके अंदर अपने ग्राउंड्स बताएगी कि वो क्यों ऐसे ओपिनियन रख रही है। डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसी जो भी जिसके अंदर भी ऐसी कोई भी ऑफेंस हो रहा होगा, जिस भी न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसी कोई चीज पब्लिश हो रही होगी, किसी बुक के ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन निकाल के उसके अंदर रीजन बता के उसको अपने पास फॉरफिट कर लेगी, अपने पास जब्त कर लेगी उनको, जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी न्यूज़पेपर थे। Thereupon any police officer may seize the same, और फिर उसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसको सीज कर सकता है। Wherever found in India, कहीं पे भी मिल जाए वो इंडिया के अंदर, किसी भी प्लेस के अंदर मिल जाए। And any magistrate may by warrant authorize any police officer found in India, और जो कोई भी मजिस्ट्रेट इस चीज के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को अथोराइज कर सकता है। And any magistrate may warrant authorize any police officer cannot below the rank of सब इंस्पेक्टर, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। टू एंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम, कि वो जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया है कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने, जो कि उस रैंक से कम का नहीं है, वो किसी भी जगह पे घुस सकता है, सर्च कर सकता है और इन चीजों को ढूंढ सकता है। इन एनी प्रीमिसेस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इश्यू और एनी सच बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट मे और मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी, तो जहां पे भी सस्पेक्ट लगता है कि ये शायद यहाँ पे मिल जाएगी, इस प्रीमिसाइज के अंदर मिल जाएगी, तो वो फिर मजिस्ट्रेट उसको अथॉरिटी दे सकता है पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, फिर उसके अंदर इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96, अभी जो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं सेक्शन 96 अभी पढ़ेंगे, जो कि इसके आगे मतलब इसके लिए किस तरीके से आप अगर एग्रीव्ड है तो किस तरीके से आप अपील के अंदर जा सकते हैं, उसके बारे में बताता है। न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867, कि न्यूज़पेपर और किसका मतलब बुक का मतलब सेम है, जो कि किसके अंदर दिया गया है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 के अंदर दिया गया है। दूसरी बात बताता है डॉक्यूमेंट इंक्लूड, डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी पेंटिंग होती है या कोई भी फोटोग्राफ होती है, ड्राइंग होती है, तो और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। नो ऑर्डर टू बी पास, no order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise in accordance with the provision of section 96, कोई भी अगर इसके अंदर कोई भी ऑर्डर हुआ या कोई भी एक्शन हुआ तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर उसके लिए नहीं जा सकते, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक रेमेडी है जो कि सेक्शन 96 के अंदर दी गई है। तो सेक्शन 96 को हम रीड करते हैं कि क्या रेमेडी अवेलेबल होती है एग्रीव्ड पर्सन के पास जो कि सेक्शन 95 से एग्रीव्ड है। तो बोलता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन एंड ऑफ फॉरफीचर, की आप एप्लीकेशन लगाओगे हाई कोर्ट के पास इसको जो भी आपके जो भी पब्लिकेशंस जो भी फॉरफिट हुई हैं डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर उसको हटाने के लिए, उसकी फॉरफीचर हटाने के लिए कि उसके ऊपर से फॉरफिटर हट जाए। तो सबसेक्शन 1 बोलता है एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, की कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी बुक के अंदर इंटरेस्ट था, in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 95, जिसके रिगार्डिंग कोई वो फॉरफीचर की डिक्लेरेशन कर दी गई है कोर्ट के द्वारा सेक्शन 95 के अंदर, may within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration, कि जब भी ऐसी कोई डिक्लेरेशन हुई है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब भी वो ऑफिशियल गजट में निकला है उसके पास क्या होता है ऑप्शन, अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस डिक्लेरेशन को सेट असाइड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। Declaration on the ground that this issue of the newspaper or books or other document in respect of which the declaration was not did not contain any such matter as referred in subsection 1 of section 95, ये बोल के कि भाई जो बोला जा रहा है कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, मैंने कोई सेक्शन 124A, सेक्शन 153, सेक्शन 292 को ब्रेक किया ही नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो उसको ही प्रूफ करनी पड़ेगी।
Every such application shall thereupon the High Court consist of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of the High Court composed of 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all the judges of that High Court. कि मान लीजिए जब भी हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मैटर जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल बेंच बैठेगी जिसके अंदर कम से कम 3 जजेस होंगे, अगर उस हाई कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस 3 से ज्यादा है तो। अब मान लीजिए उस हाई कोर्ट के अंदर अगर 3 से कम जजेस है तो जितने भी जजेस हैं उनकी स्पेशल बेंच बनेगी और वो सारे जजेस बैठेंगे इस मैटर को सुनने के लिए। फिर ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर और कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस इन एड ऑफ द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन की, तो जो भी वो न्यूज़पेपर था या जो भी डॉक्यूमेंट था या फिर जो भी बुक थी उसको एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है, जिससे कि पता चले, जो कि हेल्प करे कोर्ट को इसमें जानने में कि क्या उसके अंदर सच में कोई ऐसी चीज थी, कोई डॉक्यूमेंट थे, कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई थी या फिर कोई भी ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन थी जो कि उन सेक्शंस को ब्रेक करती है। इन सच न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफीचर वाज मेड, द हाई कोर्ट शेल, अब हाई कोर्ट को क्या करना होगा, इट इज नॉट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और द बुक और other document respect of the application has been made contain any such matter as referred in subsection 1 of section 95 set aside the declaration of the forfeiture, कि हाई कोर्ट को ये मिलता है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सेक्शन 95 सबसेक्शन 1 के अंदर बोली गई है, तो उसके ऊपर जो फॉरफीचर का डिक्लेरेशन है वो गलत है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको सेट असाइड कर देगा उस ऑर्डर को कि ये गलत कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Where there is a difference in opinion among the judges from the special bench, the decision shall be accordance with the opinion of the majority of those judges, कि जो भी, अब मान लीजिए 4-5 जजेस या 3 जजेस बैठे हैं, अब मान लीजिए तीनों में से एक का डिसीजन अलग होता है, 2 का अलग होता है, तो जो भी मेजोरिटी होगी, मतलब जो 2 जजेस ने कहा उसको मान लिया जाएगा, जो भी मेजोरिटी बोलेगी उस जजेस को बोला उस चीज को माना जाएगा। फिर सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, अब जैसे हबीस कॉर्पस की रेट होती है, मेनली वहां पे यूज है सेक्शन 97, उसी के नेचर का है ये। तो वहां पे क्या बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिया जाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, सर्च के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। कौन सर्च के ऑर्डर देता है कि इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वही 3 लोग हैं, एसडीएम, डीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amount to an offense, कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कन्फाइन किया गया है कि वो कन्फाइनमेंट जो है वो क्या है, ऑफेंस है, इस तरीके से उसको कन्फाइन करके नहीं रखना चाहिए था। ही में इशू अ सर्च वारंट, तो इसके रिगार्डिंग वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो जिस भी व्यक्ति को वो सर्च वारंट इशू कर गए हैं अब वो जाके उस व्यक्ति की सर्च करेगा जो भी कन्फाइंड है। And such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall immediately be taken before a magistrate, अब जो भी व्यक्ति वो मिलेगा उसको फटाफट से मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाएगा। Who shall make such order as the circumstances of the case seem proper, फिर वो देखेगा कि भाई सही में इसको कन्फाइन करना जरूरी था या फिर इसको गलत तरीके से कन्फाइन कर रखा है, तो फिर उस हिसाब से वो ऑर्डर कर देगा। जैसे कोई किसी ने, पुलिस ने उसको कन्फाइन करके रखा हुआ है तो ये वाली एप्लीकेशन लगाते हैं, तो फिर वो बुलाता है, फिर उसको मिल लगता है कि ठीक है इसको कन्फाइन कर लेना चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं गलत कन्फाइन किया गया तो वो उसको फिर छोड़ देता है। सेक्शन 98 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब बहुत यूजफुल सेक्शन है। पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स, की अगर कोई भी फीमेल जिनको एब्डक्ट किया जाता है, जिनको भी रखा जाता है गलत तरीके से, तो उनको रिस्टोर करने की पावर दी गई है। किसको दी गई है, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ। अब यहाँ पे जब कंप्लेंट होगी इस रिगार्डिंग सेक्शन 98 के रिगार्डिंग, तो किसके ऊपर होगी, ओथ के ऊपर होगी वो कंप्लेंट। ऑफ द एब्डक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमेन, की किसी भी वुमेन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है, एब्डक्ट किया गया है, और अ फीमेल चाइल्ड इन द एज ऑफ 18 ईयर्स, या फिर कोई भी फीमेल चाइल्ड जो कि 18 साल से कम की है, फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, उसको किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वही 3 लोग हैं, एसडीएम, डीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, क्या कर सकते हैं, मे ऑर्डर फॉर एन इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी, तो उनकी इमीडिएट, एकदम से यहाँ पे कोई इंक्वायरी भी नहीं करेंगे वो, पहले फटाफट से, क्योंकि फिर इसका पर्पस खत्म हो जाएगा सेक्शन 98 का, तो वो उनकी इमीडिएट रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, अगर मान लीजिए फीमेल चाइल्ड है तो उसका जो भी हस्बैंड है, उसके जो भी फादर है या पेरेंट्स हैं, जो भी गार्डियन है, उनको दे सकता है। और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड, जिसके जो भी कोई भी है जिसके पास भी उसका लॉफुल चार्ज है, उनको वो दे देगा। एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, और बोल सकता है कि जितनी भी फोर्स लगे, जितनी भी फोर्स जरूरी है इसको, इस ऑर्डर को करने के लिए, तो वो यूज की जा सकती है। तो ये हमने सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 98 तक समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग टू सर्चेस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।